दो संख्याओं का जिनका गुणनफल आपको 900 दे रखा है, उनका योग उनके अंतर से 30 अधिक है। यानी कि आपका दो संख्याएं अगर x प्लस वाई है, उनका योग उनके अंतर से 30 ज्यादा है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये तो कट जाना है, बराबर 30। यहां से आपकी क्या निकल कर आ गई, छोटी संख्या निकल कर आ चुकी है, जो कि 2y बराबर 30 है और y बराबर आ गया 15। अब y बराबर अगर 15 आ गया है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दे रखा है वह 900 दे रखा है। तो एक बराबर अगर आपका 15 निकल कर आ चुका है, x इंटू वाई बराबर अगर 15 है, तो हम यहां कह सकते हैं x बराबर होगा 60। तो आपका जो उत्तर आने वाला है वो निकल कर आने वाला है 60। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए, जॉन एक कार्य का 1/2 भाग 3 घंटे में करता है, तो पूरा भाग कितने में करेगा जॉन? जॉन पूरा भाग कितने में करेगा? 1/2 भाग 3 घंटे में करता है, तो पूरा भाग 6 घंटे में करेगा। जॉय 1/4, लेकिन वो शेष कार्य का। तो ध्यान रखना, जॉय के लिए जो आ रहा है, तो शेष कार्य कितना बचा हुआ था? 1/2, और उसका 1/4 कितनी देर में? 1 घंटे में, यानी कि पूरा 8 घंटे में। ठीक है, जॉर्ज शेष कार्य को 5 घंटे में करता है। अब शेष कार्य कितना बचा? 1/2 का 3/4 बचा हुआ है, क्योंकि 1/4 ही तो किया है 1 घंटे में, तो 3/4 वो 5 घंटे में करता है। वो कौन है? वो जॉर्ज है। तो यहां कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60 और 3 से भी काट सकते हैं, सॉरी, 8 पंज 40/3। चलो, तीनों का निकाल दिया। एलसीएम कितना ले लोगे? एलसीएम कितना ले लोगे डियर, फटाफट से बता दो। देखो कितना प्यारा प्रश्न है ये। 120 आप एलसीएम ले लोगे। 120 आपके सामने एलसीएम निकल कर आ गया गुरुजी। जॉन की एफिशिएंसी निकल कर आ गई कितनी? 20 आ गई। जॉय की निकल कर आ गई 15, और ये निकल कर आ गया आपके सामने कितना? 9। तो तीनों मिलकर, तीनों एक साथ अगर काम करते हैं तो कितने दिन में पूर्ण हो जाएगा? तो तीनों की एफिशिएंसी को अगर हम ऐड कर रहे हैं सर, तो ये निकल कर आ रहा है 44। तो 44 की एफिशिएंसी से 120 आपको वर्क करना है, कितने दिन में हो जाएगा? देखिए, 4 से काटेंगे इसको 30 बार, 4 से काटेंगे 11 बार, 30/11। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आएगा। ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। तो हालांकि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया, करवाया हुआ है, लेकिन मेरी इच्छा हुई कि मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा कराऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी रेलवे ने पूछा है और ये अब भी पूछेगा। यहां पर बोला गया है कि ये ट्राइंगल एबीसी आपका डीईएफ के सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल है। बोला जा रहा है सर एबीसी का जो एरिया है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और डीईएफ का एरिया है वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहां पर बीसी पूछा गया, ईएफ। तो सिंपल सी बात है कि जो एरिया होता है, एरिया का जो होगा, लेकिन अगर उसके साइड के रेशियो के बराबर करना है तो रूट लेना पड़ेगा। तो 3/4 एबीसी का आपको निकालना है ईएफ, सॉरी माफ कीजिए, एबीसी में तो आपको दे रखा है 2.1 और आपको निकालना है ईएफ। हमेशा ध्यान रखना, अभी तो हमारे लिए क्या है, ज्यादा डेटा नहीं दे रखा, लेकिन ये मतलब कंपेयर करके आते हैं चीज। देखो कैसे, बीसी लिया है ना, यानी कि बीसी मतलब लास्ट के 2, तो इसीलिए ईएफ निकाल पा रहे हो आप। समझ रहे हो? अगर मेरे को कुछ और भी पटक के दे देता ना, लेकिन मुझे कंपेयर कराना था ना, तो मैं बीसी को ही मांगता कि मेरे को बीसी दो। अभी तो दे रखा है, अच्छी बात है, लेकिन अगर बीसी नहीं होता या फिर आपके पास बीसी भी होता और 2-4 भी होते, तो आपको क्या चुनना पड़ता? ईएफ निकालना है तो सेम यहां से बीसी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहां सॉल्व करेंगे तो 3 सत्ते 21, 7 चौके 28, तो ईएफ बराबर कितना हो जाएगा? 2.8। ठीक है, अब एक व्यापारी ने अपनी उत्पादन लागत में 40% की वृद्धि करके एक वस्तु के अंकित मूल्य में वृद्धि कर देता है भैया। अब वह 20% की छूट देता है और इसे बेचने पर 48 रुपए का लाभ भी कमाता है। तो लागत मूल्य क्या होगी? देखो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने क्या किया है, मतलब अनबिलीवेबल। अब देखिएगा, मेरी बात को सुनिएगा कि क्या ये सक्सेसिव केस है क्या? यस, जहां पर 40% की वृद्धि की जा रही है और 20% की छूट दी जा रही है, यानी कि यहां पर -40 × 20/100, कुल मिलाकर मामला कितना निकल कर आया सर?
अच्छी परसेंटेज थी 12%, यानी कि जो ये 12% है ये प्लस में आया, यानी कि ये तो प्रॉफिट ही है। मैंने कहा और क्या, तो ये 12% प्रॉफिट किसके बराबर है? 48 रुपए के बराबर है, बोला जा रहा है ना। तो 100% कितना होगा? 400। पहला तरीका, मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड, 40% अधिक, तो 5 से 7, 20% की छूट, 5 से 4, 25 से 28, 3 रेशो बराबर 48, 1 रेशो बराबर 16, 25 इंटू 16, 400। एक 20 सेंटीमीटर लंबी खोखली बेलनाकार नलिका है, लोहे की बनी हुई है, इसका अब खोखली है। अब खोखली नली है तो आप जानते हैं कोई भी चीज खोखली होगी तो उसके दो चीजें होंगी, एक तो आंतरिक त्रिज्या और एक बाह्य त्रिज्या। बोला जा रहा है आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 3 है, और बाह्य त्रिज्या कितनी है? 4 है। यानी कि आपको पाइप की मोटाई पूछे तो मोटाई आ जाएगी 1, यही तो मोटाई होगी, 4 में से 3 गया तो दिमाग लगाना होता है बस। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कितना आयतन आएगा? तो आयतन क्या होता है डियर? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यही आयतन होता है बस। पाई की वैल्यू 22/7, आर प्लस आर, 4 और 3 7 हो गया, और आर माइनस आर कितना हो जाएगा? 1। ए प्लस बी, ए माइनस बी, और एच कितना है? 20। सॉल्व करने पर देखो 22 दूनी 44, 440। तो आंसर कितना हो गया? 440। कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्व करना है। और आयतन पूछा है, हम जानते हैं खोखले बेलन का आयतन क्या होता है ना। तो ध्यान रखना भैया, अगर क्वेश्चन में व्यास दे रखा हो तो आपको त्रिज्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होगी, अगर आपसे क्वेश्चन में लिख दिया जाएगा अर्धव्यास, इसका मतलब क्या होता है? अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होता है। मतलब लैंग्वेज ऐसी आ सकती है कि आंखों के आंखें मतलब सब कुछ ऐसा लगे कि यार ये व्यास है। तो ये ध्यान रखना, ये छोटे छोटे पॉइंट में इसलिए बता रहा हूं, बच्चा गलती यही कर जाता है फिर, ठीक है। अर्धव्यास लिखा है, इसका मतलब त्रिज्या ही है। किसी विक्रय मूल्य का वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया, यही हो गया क्वेश्चन। तो विक्रय मूल्य का 4% सीपी के 5% के बराबर है। तो आपको नीचे पढ़ना ही नहीं है, आपको पूछा गया है सीपी और एसपी का रेशो, सो सिंपल आ गया 4:5। ठीक है, सीपी और एसपी का रेशो पूछा है तो 4:5 होगा, है ना। 5:4 मत दे देना, मतलब इतना आसान क्वेश्चन भी हो तो आप जबरदस्ती गलत करने का ठान लो तो बात अलग है, कि वैल्यू को सेटिस्फाई करने वाला काम करो। अन्यथा आपके पास एक और जुगाड़ है, एलसीएम ले लो। अब जब आप एलसीएम ले लोगे तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो ऊपर कितना बन जाना है? ए बी प्लस सी का जाएगा तो सी प्लस ए, प्लस इधर ऊपर कितना हो जाएगा? बी प्लस सी प्लस ए, तो ए प्लस बी, प्लस इसी प्रकार ऊपर कितना हो जाना है? ये अपने पास हो जाएगा कितना? सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। तो सब कुछ दो दो बार आ गया। तो यहां पर ऊपर आपको दिख रहा होगा ये बन रहा है 2a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का मान ही 0 हो गया। क्योंकि जब कभी भी न्यूमरेटर में 0 आ जाए और डिनोमिनेटर में कुछ भी हो तो आपकी जो वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है। एक काम करो, कोई भी 3 अंकों की संख्या मान लो, तो बताओ क्या मानोगे? तो हमने मान ली 1 2 3 मान ली। उसके लिए क्या कर दो, उसमें से अंकों का योग घटा दो। तो अंकों का योग घटाऊंगा तो 6 घटा दूं, तो ये किससे और क्या आ गया? 6 घटाने पर आ गया 117। तो वह संख्या ऑलवेज किससे डिविजिबल होगी बताओ? वह संख्या ऑलवेज किससे डिविजिबल होने वाली है? तो वह 3 और 9 दोनों से होने वाली है, क्योंकि जब 9 से होगी तो 3 से तो होगी, 6 से तो नहीं हो रही है। तो आंसर क्या होगा? 3 और 9 दोनों होगा। ठीक है, आपको अगर कोई और भी एग्जांपल लेना है तो आप वो भी चुन सकते हो, जैसे कि मैंने आपके सामने ले दिया 5 2 7। अब मैंने इसमें से क्या घटा दिया डियर स्टूडेंट? 7 और 7 14, मैंने जब इसमें से माइनस किया तो मेरे पास कितना निकल कर आया? 7 में से 4 गया तो 3, और 2 में से 1 गया तो 1, और 513।
तो अब आप देख लीजिए, यह 6 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से भी है और 9 से भी है। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। ठीक है माय डियर, चलिए